अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में। इनमें से गेट रिक्वेस्ट को हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि कैसे गेट रिक्वेस्ट को भेजना होता है और कैसे हम उस रिक्वेस्ट को रिसीव कर सकते हैं अपने सर्वर साइड पर। अगर गेट रिक्वेस्ट की बात करें तो गेट रिक्वेस्ट यूज होती है टू गेट सम रिस्पॉन्स, यानी अगर हमें कुछ रिस्पॉन्स चाहिए होता है तो फिर हम गेट रिक्वेस्ट को यूज करते हैं। गेट रिक्वेस्ट के अंदर अगर हमें कुछ एडिशनल डेटा भेजना होता है तो उसको हम भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग्स। अब क्वेरी स्ट्रिंग्स के बारे में, हम जब भी कोई भी URL भेजते हैं गेट रिक्वेस्ट की फॉर्म में तो उस URL की हर जगह एक लिमिट होती है। यानी अगर हम क्रोम पर किसी URL के थ्रू गेट रिक्वेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम सफारी पर हैं, या फिर हम एज पर हैं, या फिर हम किसी और ब्राउजर पर हैं और हम एक लिंक भेज रहे हैं और हमें पता है कि गेट रिक्वेस्ट का जो लिंक होता है उसी के अंदर सारी की सारी क्वेरी स्ट्रिंग, सारा का सारा डेटा दिखाई देता है। तो अगर इस तरीके की हम क्वेरी स्ट्रिंग के साथ डेटा भेज रहे हैं तो हर ब्राउजर पर URLs की कुछ लिमिट होती है कि हमारा जो URL है वो मैक्सिमम इतनी ही लेंथ का हो सकता है। इसीलिए जब भी गेट रिक्वेस्ट के साथ हम एडिशनल डेटा भेजने की कोशिश करते हैं तो हम उसके अंदर लिमिटेड डेटा को भेज पाते हैं। साथ के साथ हम क्वेरी स्ट्रिंग्स के अंदर जो भी डेटा भेजते हैं वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा बन जाता है। उसके साथ साथ गेट रिक्वेस्ट का एक और ड्रॉबैक ये है कि जब भी हम क्वेरी स्ट्रिंग्स के थ्रू गेट रिक्वेस्ट में एडिशनल डेटा भेजते हैं तो वो डेटा हमेशा URL के अंदर दिखाई देता है। यानी क्वेरी स्ट्रिंग्स के अंदर जो भी हम चीजें, जो भी पैरामीटर्स वगैरह भेजते हैं वो हमारी URL में दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हम एक HTML पेज बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम फॉर्म को क्रिएट करेंगे और फॉर्म के थ्रू हम गेट रिक्वेस्ट से देखेंगे कि किस तरीके से ये सारे के सारे ड्रॉबैक्स हमारे गेट रिक्वेस्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हमने क्या किया है, हमने एक मिसलेनियस नाम का फोल्डर बनाया है। इस मिसलेनियस फोल्डर में हमारे पास दो सब फोल्डर्स हैं, एक बैक एंड, एक फ्रंट एंड। हम अपने फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाने वाले हैं index.html। अब index.html को क्रिएट कर लेते हैं। इसे हम कह देते हैं गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट सेफ, एंड इसके अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं एक फॉर्म। अब फॉर्म के लिए हम एक मेथड दे देते हैं। मेथड हमारा फॉर्म के लिए होने वाला है गेट, या इसे गेट लिख देते हैं, और इसके लिए हम एक एक्शन रख देते हैं कि फॉर्म की जो रिक्वेस्ट जाएगी वो हमारे /register इस राउट पर जाने वाली है। अब फॉर्म के अंदर कुछ चीज़ें हम क्रिएट कर लेते हैं। एक इनपुट फील्ड डालते हैं, इसके अंदर प्लेस होल्डर रख लेते हैं हम एंटर यूजर नेम, और इसे हम नेम भी दे देते हैं यूज़र, एंड साथ के साथ इसे हम टाइप दे देते हैं टेक्स्ट के इक्वल। हम एक और ऐसा ही फील्ड बना लेते हैं अपने पासवर्ड के लिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं एंटर पासवर्ड, और इसके नेम दे देते हैं हम पासवर्ड, एंड टाइप भी इसको दे देते हैं हम पासवर्ड। इसको कर लेते हैं सेव। साथ के साथ एक बटन बना लेंगे फॉर्म को सबमिट करने के लिए, एंड ये हो गया हमारा सबमिट बटन। अब जब हम अपनी index.html को ब्राउजर में खोलेंगे तो हमारा पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। हमारे पेज पर अब हमारे पास फील्ड्स हैं। फील्ड्स में लेट्स सपोज हमने अपना कॉलेज डाला यूजर नेम में, पासवर्ड में वी एंटर 1234, एंड हमने सबमिट कर दिया। जैसे ही हम सबमिट करेंगे /register के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी, एंड ये फाइल प्रोटोकॉल के थ्रू रिक्वेस्ट जा रही है। यानी HTTP प्रोटोकॉल पर अभी हम नहीं है, फाइल प्रोटोकॉल के थ्रू हमारी रिक्वेस्ट जा रही है। रजिस्टर राउट है, एंड क्वेश्चन मार्क के बाद हमारी क्वेरी स्ट्रिंग्स हमें दिखाई दे रही है कि यूजर क्या था, अपना कॉलेज था, पासवर्ड क्या था, 1234 था। तो इस तरीके की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कोई यूजर नेम या पासवर्ड जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, अगर हम गेट रिक्वेस्ट के थ्रू भेजते हैं फॉर्म में तो वो सब कुछ भी दिखाई देता है। और एडिशनली अगर हमारा फॉर्म बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर काफी सारा डेटा होता है तो वो सारा का सारा डेटा इस URL के अंदर दिखाई देता है। और हर ब्राउजर के पास लिमिट है कि वो कितनी लेंथ का URL एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ज्यादा अगर डेटा होगा URL के अंदर तो ब्राउजर हमें अलाउ नहीं करेगा उस URL को यूज करने के लिए। तो ये हमारी एक लिमिट आ जाती है गेट रिक्वेस्ट के साथ, जो पोस्ट रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं पूरी कर देता है। अब अगर हम एक और फॉर्म क्रिएट करें, इसे कह देते हैं अपना H3 गेट रिक्वेस्ट फॉर्म, एंड इसी तरीके से हम एक और फॉर्म बना सकते हैं अपने पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए। पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हम फॉर्म को बिल्कुल सेम रख सकते हैं, बस हमें यहाँ पर मेथड में गेट की जगह पोस्ट करना होगा। ये मेथड बेसिकली फॉर्म के अंदर बता रहे कि किस तरीके से रिक्वेस्ट जाएगी जैसे हम इस फॉर्म को सबमिट कर रहे होंगे। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश किया तो ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट का फॉर्म हो गया। अब इस फॉर्म के अंदर लेट्स सपोज हमने यूजर नेम के अंदर लिखा अपना कॉलेज एंड पासवर्ड के अंदर लिखा 1234, इसको किया सबमिट। तो अब कहाँ रिक्वेस्ट गई, अब यहाँ पर रिक्वेस्ट गई /register में। पर ऐसा नहीं है रिक्वेस्ट के साथ डेटा नहीं गया, पहले गेट रिक्वेस्ट में जो डेटा था वो URL के अंदर ही दिख जाता था, पर इस बार पोस्ट रिक्वेस्ट में जो डेटा जा रहा है वो URL के अंदर नहीं दिखता, बल्कि वो जो हमारा पूरा का पूरा फॉर्म का डेटा है वो हमारी रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर ही सेंड होता है। तो एक बार बात करते हैं
कि पोस्ट रिक्वेस्ट एग्जैक्टली किस लिए होती है। पोस्ट रिक्वेस्ट का अगर हम इसे वर्ब की तरह देखें, पोस्ट का मतलब होता है कुछ भेजना या कुछ सेंड कर देना, वैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट का काम होता है टू पोस्ट समथिंग। यानी लेट्स सपोज अगर हमारे पास बैकएंड के अंदर कोई भी डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट का पूरा डेटा स्टोर्ड होगा। अब अगर हमें डेटाबेस के अंदर कोई नई चीज़ क्रिएट करनी है, कोई नई चीज़ लिखनी है या कोई नई चीज़ अपडेट करनी है, तो उन सारे के सारे ऑपरेशंस के लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज़ करते हैं। यानी गेट रिक्वेस्ट को जनरली हम उन क्वेरीज के लिए यूज़ करते हैं जब हमें कुछ रिस्पॉन्स वापस चाहिए। जैसे अगर मुझे गूगल पे सर्च करना है तो गूगल जो सर्च है वो एक गेट रिक्वेस्ट होगी। पर अगर मुझे गूगल ड्राइव पर कुछ अपलोड करने के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है तो मैं क्या कर रही हूँ, वहाँ पर डेटा को अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे कुछ डेटा सेंड करना पड़ेगा। तो ऐसे कामों के लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज़ करते हैं। साथ के साथ पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर जो भी डेटा जाता है वो हमारा रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू जा रहा होता है। और जैसे गेट रिक्वेस्ट के अंदर लिमिट होती है कि क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर जो हम डेटा भेजते हैं वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है, ऐसी पोस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती। हमारा मन करे तो पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा भेज सकते हैं, नहीं तो हम जेसन टाइप का डेटा भी भेज सकते हैं, नहीं तो हम दूसरे फॉर्मेट्स में भी डेटा भेज सकते हैं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ ऑलमोस्ट किसी भी टाइप का डेटा भेजा जा सकता है, जबकि गेट रिक्वेस्ट के अंदर लिमिट होती है। तो जनरली गेट रिक्वेस्ट को हम रिस्पॉन्स गेट करने के लिए यूज करेंगे और पोस्ट रिक्वेस्ट को जब हमें बैकएंड के अंदर कुछ चेंज करना होगा, डिपेंडिंग अपॉन हम अगर साथ में कुछ भेजना चाहते हैं, कुछ पोस्ट करना चाहते हैं, उन सारे कामों के लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज कर रहे होंगे। अब ये वैसे एक कन्वेंशन है, हम चाहें तो डेटा भेजने के लिए भी गेट रिक्वेस्ट को यूज कर सकते हैं और हम चाहें तो सिर्फ रिस्पॉन्स लेने के लिए भी पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज कर सकते हैं। पर जनरली एक अच्छा डेवलपर गेट रिक्वेस्ट को जो उसका काम है उसी के लिए यूज करेगा एंड पोस्ट रिक्वेस्ट को जो उसका काम है उसी के लिए यूज करेगा। तो इसीलिए इनके कुछ कुछ कन्वेंशंस है जिनको हमें फॉलो करना होता है फॉर बेटर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। अब एक बार हम अपने बैकएंड पर सर्वर क्रिएट करने वाले हैं ताकि इन रिक्वेस्ट के लिए हम रिस्पॉन्सेज को भेज सकें। तो उसके लिए अपने बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर हम आ जाते हैं और बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर हम अपने टर्मिनल से भी cd बैकएंड कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं क्लियर। सबसे पहले तो इस फोल्डर के अंदर हम करेंगे npm init -y, तो हमारे लिए बैकएंड के अंदर एक package.json जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगी। साथ के साथ हम इंस्टॉल करने वाले हैं एक्सप्रेस को, तो npm i express, डिफरेंट पैकेजेस हमारे लिए इंस्टॉल होकर आ जाएंगे और साथ के साथ क्रिएट कर लेते हैं एक index.js। तो ये हमारी index.js आ गई जिसके अंदर हम अपना सर्वर साइड का कोड लिखेंगे। तो रिक्वायर कर लेते हैं एक्सप्रेस को, const express इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस एंड साथ के साथ एक ऐप क्रिएट कर लेते हैं इज इक्वल टू एक्सप्रेस। अब ऐप के लिए एक पोर्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स टेक इट 8080 app.listen एट पोर्ट एंड हमारा कॉल बैक हो गया जिसमें हम प्रिंट करवा देंगे console.log listening to port। इसे कर लेते हैं सेव एंड यहाँ से हम अपने सर्वर को कर सकते हैं स्टार्ट nodemon index.js। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब सर्वर के अंदर हम गेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए एक अपना फंक्शन कॉल लगा सकते हैं app.get को और हम गेट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे /register पर। यानी ये /register वही सेम पाथ है जिसको हमने अपने फॉर्म के अंदर लिखा था एंड यहाँ से हमारा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आएगा। तो इसके लिए हम प्रिंट करवा देते हैं console.log accepted, या सीधा हम रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं response.send, इसको कह देते हैं स्टैंडर्ड गेट रिस्पॉन्स। एंड अपने पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं app.post एंड बाकी सारी चीज़ें हम सेम रखेंगे और इसे कर देते हैं स्टैंडर्ड पोस्ट रिस्पॉन्स। अब हमें पता है पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए हम app.post इस मेथड को यूज़ करते हैं। उसके अंदर सिमिलर तरीके से हम अपना राउट डिफाइन करते हैं और अपने कॉल बैक को लिखते हैं। इसको हमने कर लिया है सेव एंड अब एक बार आ जाते हैं अपने हॉपस्कॉच पर और यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट करेंगे अपने लोकल होस्ट 8080/register को। सबसे पहले हम गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दी तो हमें मिल गया स्टैंडर्ड गेट रिस्पॉन्स एंड साथ के साथ हम चाहें तो पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, सेंड की तो हमें मिल गया स्टैंडर्ड पोस्ट रिस्पॉन्स। अब पोस्ट रिक्वेस्ट जो होती है उसमें हमारे पास एक बॉडी होती है, बॉडी के अंदर हम काफ़ी सारा डेटा है जिसे सेंड कर सकते हैं। जैसे डेटा को सेंड करने के हमारे अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका है कि हम जेसन टाइप का डेटा सेंड करें,
इस तरीके से लेट्स सपोज हमने नेम के अंदर इस तरीके से कोई भी रैंडम नेम जो है उसे लिखकर भेज दिया। तो ये जो चीज़ है ये हमें रिक्वेस्ट के यूआरएल में तो कभी नहीं दिखाई देगी अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो, पर हाँ ये हमारे बैकएंड के सर्वर पर जाकर रिसीव होगी। इसके साथ साथ हम XML टाइप का डेटा भेज सकते हैं, हम सिंपली फॉर्म URL एनकोडेड डेटा भेज सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट भेज सकते हैं, HTML भेज सकते हैं। तो कई सारे डिफरेंट टाइप का डेटा है जो भेजा जा सकता है हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ। सेम चीज़ हम अपने फॉर्म्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। अपने फॉर्म के पास आ जाते हैं, एक बार गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो यहाँ हम भेज सकते हैं अपना कॉलेज 1 2 3 4। अब सबमिट किया तो अभी भी हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ /register पर जा रही है। तो थोड़े से हम चेंजेस कर लेते हैं, अपने फ्रंट एंड के अंदर आ जाते हैं index.html के अंदर, और यहाँ पर /register की जगह अब हम पूरा लिखने वाले हैं कि हमारी रिक्वेस्ट एग्जैक्टली जानी कहाँ पर चाहिए। तो रिक्वेस्ट हम भेजना चाहते हैं HTTP localhost 8080/register, यानी ये वो लिंक है जहां पर हम अपनी रिक्वेस्ट को भेजना चाहते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट में भी हम सेम लिंक को यूज करेंगे एंड इसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ हमें अलग से HTTP इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि जनरली जो हमारा फॉर्म है, क्योंकि अभी हमारे सिर्फ लोकल सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, तो वो फाइल प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है, पर हम चाहते हैं रिक्वेस्ट भेजने के लिए वो HTTP प्रोटोकॉल को यूज करे जिस पर हमारा सर्वर काम कर रहा है। तो दोनों का सेम लेवल पे सेम प्रोटोकॉल को यूज करना जरूरी है। अब index.js के अंदर आ जाते हैं और वापस से अपने फॉर्म के पास आ जाते हैं। यहाँ से 1 2 इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, हम लिख देंगे अपना कॉलेज एंड 1 2 3 4। सबमिट किया, गेट रिक्वेस्ट गई, हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड गेट रिस्पॉन्स। उसी तरीके से इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट ट्राई करते हैं, अपना कॉलेज 1 2 3 4। सबमिट किया, हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड पोस्ट रिस्पॉन्स। यानी हमारा जो सर्वर है हमारे फ्रंट एंड से HTML से जो रिक्वेस्ट जा रही है उसे तो एक्सेप्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट हो रही है, उस हिसाब से रिस्पॉन्स भी जा रहा है। अब बात करते हैं कि पोस्ट के अंदर हम अपनी रिक्वेस्ट की बॉडी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। यानी जब हम ये फॉर्म का डेटा भेज रहे हैं, अब ये फॉर्म का डेटा गेट रिक्वेस्ट में तो क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर अपनी गेट रिक्वेस्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हमें पता है कि हमारे जो फॉर्म का डेटा है वो request.query के अंदर हमारे पास आ रहा होता है। तो इसे हम डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो लेट इस डेटा से हम अपना यूजर निकाल लेंगे और साथ के साथ पासवर्ड निकाल लेंगे इक्वल टू request.query, और हम रिस्पॉन्स भेज सकते हैं स्टैंडर्ड गेट रिस्पॉन्स और साथ में वेलकम, और हम अपने यूजर का नाम वापस भेज सकते हैं। जो भी हमारा यूजर है उसे वेलकम कर देंगे। इस तरीके का एक रिस्पॉन्स है जो वापस जाएगा हमारी गेट रिक्वेस्ट से। तो गेट रिक्वेस्ट के अंदर हमें पता है क्वेरी स्ट्रिंग से हमारा डेटा आ रहा है, तो request.query करके उस डेटा को हम निकाल सकते हैं और उसी डेटा को हम किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम रिस्पॉन्स के लिए यूज कर रहे हैं। सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, गेट रिक्वेस्ट ट्राई करते हैं, अपना कॉलेज लिखा यूजर नेम में, पासवर्ड में हम कुछ भी लिख सकते हैं, सबमिट किया तो यहाँ आ गया स्टैंडर्ड गेट रिस्पॉन्स वेलकम अपना कॉलेज। तो जो डेटा हमने भेजा था वही हमारे काम आया और उसी से हमारे पास एक रिस्पॉन्स आया। अब ये सिमिलर चीज हम पोस्ट रिक्वेस्ट में कैसे करें, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास जो भी डेटा भेजा जाता है वो क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू तो आता है नहीं, वो रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू जाता है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हम 2 स्टेप्स में इसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले तो हम सेटअप करते हैं अपने पोस्ट रिक्वेस्ट का राउट टू गेट सम रिस्पॉन्स, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी यहाँ पर app.post से हम कुछ स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स तो वापस ले ही रहे हैं। दूसरा, हमें पोस्ट रिक्वेस्ट से अपने डेटा को पार्स करना होता है। तो पार्स करने के लिए हमारी जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर बॉडी नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर जो भी डेटा होता है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस डेटा को प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, यानी हम console.log करेंगे request.body को। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ से दोबारा एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट, रिफ्रेश कर लेते हैं, अपना कॉलेज 1 2 3 4, सबमिट किया। अभी तो यहाँ पे आया सिर्फ स्टैंडर्ड पोस्ट रिस्पॉन्स, पर हम यहाँ पर सर्वर साइड पे प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे थे request.body, पर यहाँ पर हमारे कंसोल के ऊपर प्रिंट हुआ है अनडिफाइंड। अब हमें पता है request.body के अंदर हमारा पूरा का पूरा रिक्वेस्ट की बॉडी यानी जो भी हमारा फॉर्म का डेटा था वो इसी के अंदर है, पर फिर भी जब हम इसे प्रिंट करवा रहे हैं हमारे पास अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है।
अनडिफाइंड प्रिंट होने का मतलब है कि अभी एक्सप्रेस को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या डेटा भेज रहे हैं, तो इस डेटा को हमें पार्स करना पड़ेगा, यानी इस डेटा को हमें एक्सप्रेस के लिए रीडेबल फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा। डेटा तो है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, पर अभी वो समझ नहीं आ रहा एक्सप्रेस को, इसीलिए अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है। डेटा को समझने के लिए हमें एक्सप्रेस के अंदर हम ये 2 लाइनें लिख सकते हैं। इनमें से पहली लाइन है कि अगर हमारा डेटा URL एनकोडेड फॉर्मेट में आया है किसी भी फॉर्म से या फ्रंट एंड से या कहीं से भी, रिक्वेस्ट के अंदर URL एनकोडेड फॉर्म में हमारा डेटा आया है तो उसे एक्सप्रेस समझ जाए, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं app.use express.url encoded extended true। ये जो लाइन है ये एक स्टैंडर्ड लाइन है जिसको हम हर बार लिखते हैं जब भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज करेंगे, तो हम लिखते हैं app.use express.url encoded एंड इसके अंदर एक्सटेंडेड को हम कर देंगे ट्रू। इसको कर लेते हैं सेव। इसको बेसिकली यूज करने का मतलब है, अब हमें पता है app.use का मतलब होता है ये काम हर रिक्वेस्ट के लिए होना चाहिए, तो चाहे हमारी गेट रिक्वेस्ट है, चाहे पोस्ट रिक्वेस्ट है, चाहे हमारे पास पुट रिक्वेस्ट है या किसी और भी टाइप की अगर रिक्वेस्ट आती है, तो सारी की सारी रिक्वेस्ट के लिए app.use ये वर्क करेगा। इसके अंदर हम एक मिडलवेयर यूज कर रहे हैं। अब हमने ऑलरेडी बात की है मिडलवेयर्स के बारे में, हम डेडिकेटेड आगे लेक्चर के अंदर पढ़ रहे होंगे, बट ये एक मिडलवेयर है। express.url encoded एक्सटेंडेड ट्रू का मतलब है कि अगर हमारी किसी भी रिक्वेस्ट के अंदर, रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर URL एनकोडेड डेटा आता है तो उसे एक्सप्रेस ऑटोमेटिकली पार्स करके समझ लेगा। अब दोबारा से वापस जाकर फॉर्म के थ्रू दोबारा से रिक्वेस्ट भेजते हैं, अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट, अपना कॉलेज 1 2 3 4 सबमिट किया, स्टैंडर्ड पोस्ट रिस्पॉन्स आ गया। अपने सर्वर के अंदर जाएं तो सर्वर साइड में इस बार हमारे लिए क्या प्रिंट हुआ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में इस बार हमारे पास एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुई। ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर है कि वैल्यू है अपना कॉलेज, पासवर्ड है कि वैल्यू है 1 2 3 4। यानी इस बार जो हम index.html से अपना पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा भेज रहे थे वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू अब एक्सप्रेस को समझ में आना स्टार्ट हो गया है। और वो क्या है, वो एक्चुअली एक बॉडी है। अब इस बॉडी के डेटा को हम सिमिलर फॉर्मेट में रीड कर सकते हैं, यानी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम अपना यूजर एंड पासवर्ड निकाल सकते हैं और सिमिलर तरीके की लाइन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको कर लेते हैं सेव एंड इस बार हम अपने डेटा को यूज कर पा रहे हैं अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर। अब जनरली अभी तो यहाँ पर हम रिस्पॉन्स को सेंड करने के लिए अपने डेटा को यूज कर रहे हैं, बट जनरली क्या होता है बैकएंड में यानी सर्वर साइड में हम अपने डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करा रहे होते हैं। पर अभी क्योंकि हमने डेटाबेसेस को पढ़ा नहीं है तो इस डेटा को हम अपने रिस्पॉन्स डॉट सेंड के लिए यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आके वापस आ जाते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट पर, यहाँ लिखते हैं अपना कॉलेज, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 सबमिट एंड यहाँ अब क्या आ गया, वेलकम अपना कॉलेज। यानी जो डेटा हमने भेजा था अपने फ्रंट एंड से अब हमारी सर्वर साइड पर उस डेटा को रीड किया जा सकता है इन आर पोस्ट रिक्वेस्ट। अब साथ के साथ अपने index.js में हम ये लाइन भी लिख सकते हैं, यानी इन केस अगर हम कोई जेसन फॉर्मेट में डेटा भेज रहे हैं, जैसे अभी अगर यहाँ पर हम सेम फॉर्मेट में अपने बॉडी से लेट्स सपोज जेसन फॉर्मेट में डेटा भेजते हैं, हम यहाँ पर यूज़र का नाम भेजते हैं, साथ के साथ हम पासवर्ड की वैल्यू भेजते हैं, इसको कह देते हैं 1 2 3 4। अब अगर इस रिक्वेस्ट को हम सेंड करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है वेलकम अनडिफाइंड। ये वेलकम अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि अभी हमारा एक्सप्रेस सिर्फ URL एनकोडेड डेटा पढ़ पा रहा है, वो जेसन डेटा नहीं पढ़ पा रहा। हम चाहते हैं कि एक्सप्रेस जेसन डेटा को भी पार्स कर पाए, तो उसके लिए हम एक और मिडलवेयर यूज कर सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं एक्सप्रेस डॉट जेसन, इसको कर लेते हैं सेव एंड दोबारा एक बार रिक्वेस्ट भेजते हैं तो इस बार क्या है, इस बार आया वेलकम अपना कॉलेज। तो इस तरीके से अब हमारा जो एक्सप्रेस है वो जेसन डेटा को भी पार्स कर पाएगा, वो URL एनकोडेड डेटा को भी पार्स कर पाएगा। अब एक बार बात करते हैं कि यहाँ पर जब हम मिडलवेयर्स को यूज नहीं कर रहे थे तो हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में अनडिफाइंड क्यों प्रिंट हो रहा था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या करती है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को पता होना चाहिए कि किस टाइप का डेटा हमारी रिक्वेस्ट की बॉडी में है। एक्सप्रेस को समझ आना चाहिए कि वो किस तरीके का डेटा पार्स करना चाहते हैं उसे रीड करने के लिए। बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी मिडलवेयर ऊपर डिफाइन नहीं करते तो हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या वैल्यू देता है, वो अनडिफाइंड वैल्यू देता है, यानी वो किसी भी टाइप का डेटा रीड नहीं करता जब तक हम अलग से डिफाइन नहीं करते एक्सप्रेस के अंदर। तो इसीलिए हम उसे रीड नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए हमारे पास शुरुआत में अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे तो जेसन टाइप का स्टैंडर्ड हमारा डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है या URL एनकोडेड या हमारा HTML डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, कुछ डिफॉल्ट नहीं होता हमारे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, हमारे पास सिर्फ अनडिफाइंड प्रिंट होकर आएगा। इसीलिए ये लाइंस लिखना ज़रूरी हो जाता है हमारे index.js के अंदर एंड इस तरीके से हम अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट हम दोबारा से रीविजिट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट को ऊप्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए।
अब ऊप्स हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग सिस्टम्स होता है। ऊप्स को हम वैसे तो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी जावा या C++ जैसी किसी लैंग्वेज के अंदर ऊप्स को पढ़ा हुआ है तो हो सकता है आने वाले सेक्शंस हमें थोड़े से बोरिंग लग सकते हैं। तो क्या करना है, उन्हें 2x पे एक बार देख लेना है ताकि जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अब जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऊप्स को पढ़ रहे होंगे उन्हें हो सकता है फर्स्ट टाइम अगर हम थोड़ा सा ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को देखें तो वो थोड़े से ट्रिकी लगे। तो एक बार जब हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और हमें ओवरऑल पिक्चर मिलेगी तब हमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि नहीं ये टॉपिक तो आसान ही था, इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि एक्चुअली ऊप्स उतने डिफिकल्ट नहीं होते ऊप्स के कॉन्सेप्ट, पर बेसिकली हम फर्स्ट टाइम क्लासेस जैसी चीजें, फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्टर जैसी चीजें अगर पढ़ रहे होंगे तो हमें वो काफी नए नए कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक्चुअली मतलब होता क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कैसे करते हैं। तो अभी तक तो हमने समझा है कि अगर हमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना हो तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पर कई बार हमारे पास कोड के अंदर ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें हमें बार बार सेम तरीके की ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना पड़ सकता है। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा आने वाला है। अब हर स्टूडेंट के लिए हमें उसका नेम भी स्टोर कराना है, हमें उसकी एज भी स्टोर करानी है, हमें उसके मार्क्स भी स्टोर कराने हैं, हमें उस स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स भी स्टोर करवाने हैं, हमें उस स्टूडेंट का एड्रेस भी स्टोर करवाना है। अब ऐसे केस में हम हर बार स्टूडेंट 1 नाम की एक ऑब्जेक्ट बनाएं, उसके बाद हम स्टूडेंट 2 नाम की एक ऑब्जेक्ट बनाएं, उसके बाद हम स्टूडेंट 3 नाम की एक ऑब्जेक्ट बनाएं, स्टूडेंट 4 नाम की एक ऑब्जेक्ट बनाएं। तो हर बार ऑब्जेक्ट के अंदर हमें सेम की को बार डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अपने फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास index.html है, साथ के साथ एक और फाइल बना लेते हैं app.js के नाम से। app.js के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्टूडेंट 1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास नेम होगा, नेम को हम कुछ भी रख सकते हैं, साथ में एज होगी, एज को भी हम कुछ भी रख सकते हैं, एंड साथ में हम अपने मार्क्स को स्टोर करवा रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके की हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट 2 नाम से, इसके अंदर सिमिलर चीज़ें हम रख सकते हैं। एक और हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट 3 नाम से, इसको हमने कुछ और नाम दे दिया, इसको कर लेते हैं सेव। तो इस तरीके से जब हम बार बार ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं तो ये जो कीज़ हैं ये बार रिपीट हो रही हैं। अब हमें पता है स्टूडेंट नाम की चाहे हम 1000 ऑब्जेक्ट्स बना दें उनके अंदर सेम ही कीज़ यूज़ होनी है, उनके अंदर नेम होगा, उनके अंदर एज होगी, उनके अंदर मार्क्स होंगे। तो क्यों ना हम इस तरीके का एक टेम्पलेट बना लें जिसको पता होगा कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनेगी तो उसके अंदर ये कीज़ या ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हमें कल को कोई फंक्शन डिफाइन करना होगा, जैसे लेट्स सपोज हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं गेट मार्क्स नाम से, तो गेट मार्क्स के अंदर हम इस तरीके का अगर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ये फंक्शन रिटर्न करता है दिस डॉट मार्क्स को। अब यही सेम फंक्शन हमारी स्टूडेंट 2 के अंदर होना चाहिए, यही सेम फंक्शन हमारे स्टूडेंट 3 के अंदर होना चाहिए। तो इस बार जब हम स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 इन सब के अंदर सेम सा ही फंक्शन डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन बार मेमोरी के अंदर क्रिएट होगा। स्टूडेंट 1 के लिए भी सेम फंक्शन मेमोरी के अंदर क्रिएट होगा, स्टूडेंट 2 के लिए भी ये फंक्शन अलग से मेमोरी के अंदर क्रिएट होगा, स्टूडेंट 3 के लिए भी अलग से मेमोरी के अंदर क्रिएट होगा। और अगर हमने 1000 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कराए तो सबके लिए अलग से मेमोरी के अंदर स्टोरेज जाएगी फंक्शन की, जो इनएफिशिएंट तरीका है। तो कोड के अंदर हमने पहले भी बात की कि हमेशा कोशिश करने कि हम चीज़ें रिपीट ना करें। बार ये जो कीज़ रिपीट हो रही हैं, ये जो फंक्शन रिपीट हो रहा है, ये इनएफिशिएंट तरीका है प्रोग्रामिंग करने का जिसको हमें नहीं करना है। तो इसी इनएफिशिएंसी को हटाने के लिए एंड और कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरीके में, उन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम बिल्कुल स्क्रैच में समझे, बिल्कुल बहुत ही बेसिक तरीके से समझे तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई फैक्ट्री होती है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई कार की फैक्ट्री है। अब कार की फैक्ट्री हमारे लिए कार मैन्युफैक्चर करती है। कार की फैक्ट्रीज हो सकता है दिन के अंदर हजारों कारों को प्रोड्यूस करती हो। अब ऐसा तो है नहीं, हर कार को प्रोड्यूस करने के लिए अलग से पूरी की पूरी कार का डिज़ाइन शुरुआत से बनता है। क्या होता है, कोई कार का डिज़ाइनर होता है तो डिज़ाइनर पहले से ही हमारी कार के लिए एक जो डिज़ाइन होता है, एक जो लेआउट होता है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो पहले से ही प्रिपेयर कर देता है और उस डिज़ाइन को यूज़ करके बहुत सारी कार्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो उसी तरीके का कॉन्सेप्ट हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर लेकर आते हैं। यानी
अगर हमें स्टूडेंट नाम की ऑब्जेक्ट बनानी है और हमें पता है स्टूडेंट के अंदर क्या फंक्शन होने चाहिए, क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का डिजाइन, यानी स्टूडेंट नाम की ऑब्जेक्ट का इसको डिजाइन कह लेते हैं या इसे ब्लूप्रिंट कह लेते हैं। ब्लूप्रिंट पहले से ही तैयार कर लेंगे कि कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे हम ईजेस के अंदर टेम्पलेट्स तैयार करते थे, और फिर इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम बहुत सारी स्टूडेंट नाम की ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। और इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर फंक्शंस बार बार क्रिएट नहीं होंगे मेमोरी के अंदर, वो फंक्शंस एक ही बार क्रिएट होंगे इस ब्लूप्रिंट के साथ, एंड उन्हें हर एक ऑब्जेक्ट यूज कर पाएगी। तो इस तरीके का ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग को हम रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में बहुत नेचुरल सिनेरियो है कि हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स होंगे और हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कराना है, या फिर हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे, हमें बहुत सारे एम्प्लॉइज का डेटा स्टोर कराना है, या फिर हमारे पास कोई बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स होंगे, हमें हर अकाउंट का डेटा स्टोर कराना है, तो हर अकाउंट के अंदर अकाउंट नंबर होना चाहिए, अकाउंट का पासवर्ड होना चाहिए, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हर अकाउंट में हम अलग से डिफाइन करें, हर अकाउंट में डेबिट का क्रेडिट का अलग से फंक्शन बनाए हर ऑब्जेक्ट के साथ, तो उससे बेटर है हम एक ब्लूप्रिंट टाइप चीज बना ले। अब ये जो ब्लूप्रिंट होता है जिसको हम क्रिएट करते हैं, इसको हम कहते हैं क्लास। तो बेसिकली ऊप्स के अंदर हम क्लासेस समझेंगे और कैसे क्लासेस से ऑब्जेक्ट्स बनती हैं हम उसको समझेंगे। अब ये क्लास का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, जैसे हमारे पास रियल लाइफ क्लासेस होती हैं, हम अपनी स्कूल की क्लास इमेजिन कर सकते हैं, हम अपनी कॉलेज की क्लास इमेजिन कर सकते हैं। तो हमारी क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हर स्टूडेंट के पास कुछ सिमिलर टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे हर स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट का हम एग्जांपल ले लें, हर स्टूडेंट के पास नेम होगा, हर स्टूडेंट के पास उनकी एज होगी, हर स्टूडेंट के पास कुछ ना कुछ मार्क्स की इन्फॉर्मेशन होगी, हर स्टूडेंट के पास कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन इस स्टूडेंट के लिए भी स्टोर होगी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो हम ऐसा करते हैं कि सारी की सारी चीज़ों को हम एक ही जगह ग्रुप कर देते हैं, एक ही जगह उन्हें कंबाइन कर देते हैं, और कंबाइन उनके लिए एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं कि इस क्लास के अंदर जो भी बच्चा होगा उसके पास ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो यहां से हमारा क्लासेस का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है ऊप्स के लिए। तो बेसिकली ऊप्स कोई अलग से टेक्नोलॉजी नहीं है, ऊप्स हम चाहें तो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर सीख सकते हैं। अब यहां पर हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके ऊप्स को थोड़ा सा टच करने वाले हैं, उतना ऊप्स जितना हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो ऊप्स का बेसिक काम होता है टू स्ट्रक्चर आवर कोड, यानी हमारा कोड किस तरीके से डिफाइन होना चाहिए। कहने को तो हम अपने कोड के अंदर इसी तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ये करेंगे तो भी कोई एरर नहीं आएगा। पर यहाँ पर बात ये नहीं है कि हम सही सिंटैक्स वाइज लिख रहे हैं, नहीं, यहाँ पर ऊप्स के अंदर हम बात कर रहे हैं कि हम प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ कोड क्रिएट कर रहे हैं, यानी सही तरीका, अच्छा तरीका कोड को लिखने का। तो ऊप्स के अंदर हम कई सारे सब टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे, जैसे हमारे प्रोटोटाइप्स हो गए, जैसे हमारा न्यू ऑपरेटर हो गया, जैसे हमारे कंस्ट्रक्टर्स हो गए, हमारी क्लासेस हो गई, एंड हमारे एक्सटेंड एंड सुपर वाले कीवर्ड हो गए। तो इन कॉन्सेप्ट्स को देखकर घबराना नहीं है, एक एक करके बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप्स के बारे में। तो प्रोटोटाइप्स को देखने से पहले हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं। अपने कंसोल विंडो के अंदर लेट्स सपोज हम एक अपना एरे क्रिएट करते हैं। इस एरे को अगर हम एंटर करके प्रिंट करवाएं, तो इस एरे को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि 0 इंडेक्स है, या 0 की कह सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि इंटरनली जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे भी क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे भी ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। तो ये हमारी एरे ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 0 वाली की पर 1 है, 1 वाली की पर 2 है, 2 वाली की पर 3 है। तो बेसिकली इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो दिखा दी, साथ के साथ इसके अंदर एक लेंथ नाम की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर 3 स्टोर हुआ है। पर हर बार जब भी हम एरे को प्रिंट करवाते हैं, हमारे पास ये प्रोटोटाइप नाम की एक चीज़ आती है। प्रोटोटाइप के अंदर अगर हम देखें तो प्रोटोटाइप के अंदर हमें कॉनकैट नाम का एक फंक्शन दिखाई देगा। हम और आगे चले जाएं तो हमें इंडेक्स ऑफ नाम का फंक्शन दिखाई देगा, हमें इंक्लूड्स नाम का फंक्शन दिखाई देगा, फॉर ईच नाम का फंक्शन दिखाई देगा, हमें पॉप नाम का फंक्शन दिखाई देगा, हमें पुश नाम का फंक्शन दिखाई देगा। तो ये जो फंक्शंस होते हैं वो हमें एरे के अंदर डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहे ऑब्जेक्ट के अंदर, वो एक प्रोटोटाइप नाम की चीज़ है, उसके अंदर सारे के सारे फंक्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये प्रोटोटाइप क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मैकेनिज्म होते हैं बाय विच जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स इनहेरिट फीचर्स फ्रॉम वन अनदर। यानी एरे के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एरे के अंदर एक पुश का फंक्शन होना चाहिए, एक पॉप का फंक्शन होना चाहिए, एक इंक्लूड्स का, इंडेक्स ऑफ का फंक्शन होना चाहिए, ये सारे फंक्शन हमने कहीं ना कहीं यूज करके देख रखे हैं। हम अगर अपना एक सैम्पल एरे बनाएं जिसके अंदर 1 2 3 ये सारी डिटेल्स अगर हम लिखेंगे, तो एरे के अंदर से हम अपने एलिमेंट्स को पॉप भी कर सकते हैं और एरे के अंदर हम अपने एलिमेंट्स को पुश भी कर सकते हैं। तो हमारा एरे क्या होगा, बार बार चेंज होता रहेगा।
पर ये जो जनरल फंक्शंस होते हैं जो सारे के सारे एरेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये हर इंडिविजुअल एरे ऑब्जेक्ट के साथ, यानी जो हमारा एरे है ये एक एरे ऑब्जेक्ट है, अगर हम एरे 1 बनाते हैं, एरे 2 यानी कोई और किसी और नाम का भी एरे बना लेंगे तो वो भी अलग एक एरे ऑब्जेक्ट होगा। ये सारे फंक्शन अलग अलग एरे ऑब्जेक्ट के लिए अलग से क्रिएट नहीं होते, ये सारे के सारे एक प्रोटोटाइप के अंदर क्रिएट होते हैं। यानी हमारे पास एक प्रोटोटाइप क्रिएट होता है और प्रोटोटाइप के अंदर सारे के सारे फंक्शंस और सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एरे के लिए कॉमन है, और इन सारी प्रॉपर्टीज को एरे की अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बनती है, लेट्स सपोज हमारा एरे की कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये इन फंक्शंस को, इन प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। इनहेरिट करने का मतलब है ले लेना। जैसे हम बायोलॉजी के अंदर बात करते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं उनसे हम उनके जीन्स या उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बच्चे इनहेरिट करते हैं, वैसे ही जो हमारे प्रोटोटाइप के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारा एरे ऑब्जेक्ट इनहेरिट करता है। तो इट इज लाइक अ सिंगल टेम्पलेट ऑब्जेक्ट। प्रोटोटाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप क्या होता है, ये एक सिंगल टेम्पलेट ऑब्जेक्ट की तरह होता है दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स इनहेरिट मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम विदाउट हैविंग देयर ओन कॉपी। यानी ये जो एरे है इसके पास पॉप फंक्शन की अपनी कॉपी नहीं है, इसे नहीं पता पॉप फंक्शन क्या है, पर इसके पास प्रोटोटाइप है जिसे पता है पॉप फंक्शन क्या है, जिसे पता है पुश फंक्शन क्या है, और ये क्या करता है डायरेक्टली उसी पुश एंड उसी पॉप फंक्शन को यूज करता है। जितनी भी ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं उन सब के पास अपनी एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप। तो हर ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम क्रिएट करें उसके पास अपनी एक खुद की बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है प्रोटोटाइप नाम से, और इसी प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के लिए क्रिएटेड होते हैं। अब लेट्स सपोज हम अपने app.js के अंदर एक एरे बनाते हैं, तो लेट ARR इज इक्वल टू, हमने एक अपने लिए एरे बना लिया 1 2 3, एंड इस एरे के साथ हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज हमने अपने फंक्शन को नाम दे दिया से हेलो। तो से हेलो वाला फंक्शन क्या करेगा, से हेलो वाले फंक्शन में हम console.log करके प्रिंट करवा रहे हैं हेलो आई एम ARR। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब जब भी हम एरे के अंदर, जैसे नॉर्मली फंक्शंस को क्रिएट करते थे, एरे के अंदर हम पुश कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को, तो हमने 4 को पुश कर दिया, index.html से इसे कनेक्ट कर लेते हैं, तो यहां पर हमारा स्क्रिप्ट टैग आ जाएगा, सोर्स में हम लिख देंगे app.js, सेव एंड रिफ्रेश। अब अगर एरे के अंदर हमने पुश कर दी वैल्यू 4 और इस बार हम अपने एरे को प्रिंट करवाएं, तो उसके अंदर हमारे पास 4 वैल्यू आ गई, पर साथ के साथ हमारे एरे के अंदर एक अलग से फंक्शन आ रहा है से हेलो नाम से, और एरे के अंदर जैसे हम इस पुश फंक्शन को यूज कर रहे थे वैसे ही हम अपने से हेलो फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसे हम कॉल लगा सकते हैं, कॉल लगाई तो हमारे पास हेलो प्रिंट हो गया। अब ये जो से हेलो वाला फंक्शन है ये एरे के अंदर बाहर की तरफ आ रहा है, ये प्रोटोटाइप का पार्ट नहीं है। प्रोटोटाइप के अंदर तो अलग ही फंक्शंस है। प्रोटोटाइप के अंदर जो फंक्शंस है वो सारे के सारे एरेज के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अगर हम app.js के अंदर जाकर एक और अपना एरे बना लेते हैं एरे 2 नाम से, तो इस एरे 2 के अंदर भी सेम फंक्शंस होंगे। जैसे एरे 2 के अंदर भी, एरे 2 को अगर हम प्रिंट करवाएं तो इसके अंदर भी प्रोटोटाइप के अंदर सेम फंक्शंस होंगे, और हम अपने एरे को प्रिंट करवाएं तो एरे के अंदर भी प्रोटोटाइप के अंदर सेम फंक्शंस होंगे। पर क्योंकि एरे के अंदर हमने अलग से एक नया फंक्शन क्रिएट किया है तो इसके अंदर एक से हेलो नाम का फंक्शन हो गया। ये से हेलो फंक्शन क्योंकि प्रोटोटाइप के अंदर नहीं है तो इसीलिए ये हमारे एरे 2 के अंदर भी क्रिएट नहीं हो रहा। अब जैसे लेट्स सपोज हर एरे के लिए हम चाहते हैं कि उसके पास से हेलो फंक्शन होना चाहिए, तो हमने एरे के लिए तो से हेलो लिख दिया। अब हम दोबारा से अगर कोई एरे 2 बनाते हैं तो दोबारा से उसके लिए हमें से हेलो लिखना पड़ेगा। इस तरीके से इस वैल्यू को हमें कॉपी करना पड़ेगा और एरे 2.sayHello हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाकर हम एरे 2 के लिए से हेलो को यूज कर पाएंगे। अब इस तरीके से तो हम जितने भी एरेज बनाते आए, यानी अगर हमें हजारों लाखों एरेज बनाने हैं तो उन सब के लिए हमें अलग से बैठकर से हेलो को डिफाइन करना पड़ेगा। ये काफी इनएफिशिएंट तरीका है अगर हम कुछ ऐसी बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं जो एरेज के पास होनी ही होनी चाहिए, जैसे पुश करने का, पॉप करने का, इंक्लूड्स या इंडेक्स ऑफ, इस तरीके के अगर हमारे पास फंक्शन होने चाहिए जो हर एक एरे के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, तो इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग बार अपने एरेज के साथ डिफाइन करने से बेटर है कि हम इन्हें एक सिंगल जगह डिफाइन कर दें और फिर ये जितने भी एरे के ऑब्जेक्ट्स बने उन सबके पास चले जाएं। तो वो सिंगल जगह जो होती है इन फंक्शंस को डिफाइन करने की वही प्रोटोटाइप होती है। तो जो फंक्शन सारे के सारे एरेज के साथ होने चाहिए उन्हें हम एरे प्रोटोटाइप में डिफाइन कर देते हैं। जो फंक्शन सारी की सारी स्ट्रिंग्स के पास होने चाहिए उन्हें हम स्ट्रिंग प्रोटोटाइप के साथ डिफाइन कर देते हैं। तो ये हमारा बेसिक काम होता है प्रोटोटाइप्स का। अब प्रोटोटाइप्स को हम एक्सेस भी कर सकते हैं। प्रोटोटाइप्स को एक्सेस करने के लिए या तो अगर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे अगर हमारे पास कोई एरे है उसके लिए अगर हम अपनी प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी को एक्सेस करें तो हम लिख सकते हैं डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो
एंड दोबारा से अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो ये क्या करेगा, प्रोटो जो हमारी प्रोटोटाइप एक ऑब्जेक्ट होती है, जो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप होता है, उसका हर एक एरे के अंदर एक रेफरेंस बनता है। रेफरेंस यानी जो उस एक्चुअल प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। इसको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई प्रोटोटाइप के नाम से। इस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब जब हम अपना कोई भी एरे बनाएंगे तो एरे के अंदर एक डॉट प्रोटो नाम से अलग प्रॉपर्टी होगी, जो प्रॉपर्टी इसकी तरफ पॉइंट कर रही है यानी इसे रेफर कर रही है, रेफरेंस कर रही है। तो हम प्रिंट करवा सकते हैं, इसे क्लियर कर लेते हैं। हम अपने एरे के लिए प्रिंट करवा सकते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो ये क्या आ गई, हमारे पास हमारी जो प्रोटो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर सारे के सारे एरे रिलेटेड फंक्शंस हैं, ये हमारे लिए प्रिंट होकर आ जाएंगे। अब लेट्स सपोज कल को हमें पुश फंक्शन की डेफिनेशन चेंज करनी है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि हमारे एरे के लिए पुश फंक्शन की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पुश इज इक्वल टू, पुश के अंदर कोई नंबर आएगा n, एंड इसके लिए हम कंसोल डॉट लॉग करवाना चाह रहे हैं पुशिंग नंबर n। तो ये हमारी हमने पुश के लिए डेफिनेशन चेंज कर दी। और कल को अगर हम एरे डॉट पुश के अंदर 3 वैल्यू को पुश करने की कोशिश करेंगे तो उस केस में हमारे पास प्रिंट होकर आएगा पुशिंग नंबर 3, यानी जो हमने नया फंक्शन पुश के नाम से डिफाइन किया था, अब हमारी एरे डॉट पुश की डेफिनेशन ही चेंज हो गई। और एरे को अगर हम प्रिंट करवाएं तो उसके अंदर प्रिंट होकर आ रहा है 1 2 3, यानी एक्चुअल जो प्रोटोटाइप का पुश फंक्शन था वो तो ऐड कर देता वैल्यू, पर ये वाला फंक्शन वैल्यू ऐड नहीं करता, सिर्फ वैल्यू को पुश कर रहे हैं, ये प्रिंट करवा देता है। जैसे अगर हम एरे डॉट पुश 5 कर दें और दोबारा अपने एरे को प्रिंट करवाएं तो हमारे एरे के अंदर 5 ऐड होकर नहीं आया, पर पुश फंक्शन ने क्या किया, सिर्फ ये वैल्यू जो है, ये स्ट्रिंग जो है उसको प्रिंट करवा दिया। तो हम चाहें तो प्रोटो को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए उसकी डेफिनेशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहां से तो हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए प्रोटो की रेफरेंस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं, पर इसके अलावा हम प्रोटोटाइप की एक्चुअल ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रोटो तो क्या है, इसको हम एक कॉपी की तरह समझ सकते हैं, पर ये क्या है, ये हमारी एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। एक्चुअल ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम लिखते हैं अपने डेटा टाइप यानी एरे डॉट प्रोटोटाइप, या फिर स्ट्रिंग के लिए एक्सेस करना है तो स्ट्रिंग डॉट प्रोटोटाइप। तो यहां अगर हमने लिख दिया एरे डॉट प्रोटोटाइप तो इस तरीके से ही हमारी एक्चुअल प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट आ जाएगी एरे के लिए। और हम स्ट्रिंग का प्रोटोटाइप चेक करना चाहते हैं तो ये हमारे स्ट्रिंग के लिए प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट आ जाएगी, जिसके अंदर स्ट्रिंग रिलेटेड सारे के सारे मेथड्स हैं। जैसे इसी के अंदर हमें 2 लोअर केस मिल जाएगा, यहीं पर हमें 2 अपर केस मिल जाएगा, यहीं पर हमें ट्रिम मिल जाएगा यहाँ पर, एंड इस तरीके से सारे के सारे स्ट्रिंग रिलेटेड मेथड्स। अब क्योंकि ये मेथड्स एक बार प्रोटोटाइप के अंदर डिफाइन हो गए तो इन्हें हमें बार बार अलग से स्ट्रिंग के अंदर, हर इंडिविजुअल स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम एक बार वेरीफाई करने वाले हैं कि जब हम कह रहे हैं कि प्रोटोटाइप के अंदर, प्रोटोटाइप हमारा एक सिंगल टेम्पलेट ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू दूसरे ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को इनहेरिट करते हैं विदाउट हैविंग देयर ओन कॉपी। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? इसका एग्जैक्टली मतलब ये है कि यहाँ पर हमने एरे 1, इसे एरे 1 कह देते हैं, यहाँ पर एरे 1 के लिए भी हमने से हेलो नाम का एक मेथड क्रिएट किया जो सेम चीज़ प्रिंट करवा रहा है, और एरे 2 के लिए भी सेम मेथड क्रिएट किया जिसका नाम भी सेम है और जो सेम चीज़ प्रिंट करवा रहा है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, एरे डॉट से हेलो को अगर हम कंपेयर करते हैं एरे 2, इसे एरे 1 कह देते हैं, एरे 1 डॉट से हेलो को अगर हम कंपेयर करते हैं एरे 2 डॉट से हेलो के साथ और इसे एंटर करेंगे तो हमारे पास फॉल्स प्रिंट होकर आया। फॉल्स क्यों प्रिंट होकर आया? इवन दो फंक्शन का नाम भी सेम है, फंक्शन काम भी सेम कर रहा है, इसलिए प्रिंट होकर आया क्योंकि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए जब हम कोई भी चीज़ डिफाइन करते हैं, जैसे हमने फंक्शन डिफाइन किया, वो अलग से मेमोरी के अंदर जाकर क्रिएट होती है। मतलब हमारी मेमोरी के अंदर, हमारी जावास्क्रिप्ट के कोड ने जो मेमोरी ली होगी कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर हमारा एक एरे 1 क्रिएट हुआ होगा, दूसरा मेमोरी के अंदर हमारा एक एरे 2 क्रिएट हुआ होगा। एरे 1 के अंदर से हेलो नाम के फंक्शन ने अलग से एक जगह ली होगी और एरे 2 के अंदर दोबारा से हेलो क्रिएट हुआ है और उसने अलग से जगह ली है, पर प्रोटोटाइप्स के अंदर अलग से जगह नहीं ली जाती। ये तो क्या हुआ, एरे 1 ने भी से हेलो की अपनी कॉपी बनाई, एरे 2 ने भी से हेलो की अपनी कॉपी बनाई, पर प्रोटोटाइप्स को यूज करके ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की कॉपीज नहीं बनाते। जैसे लेट्स सपोज अगर हमने लिख दिया ABC, ये हमारी कोई स्ट्रिंग है, इसके लिए अगर हम 2 अपर केस इस फंक्शन को कंपेयर करें किसी दूसरी स्ट्रिंग XYZ के लिए डॉट 2 अपर केस और एंटर किया, तो क्या बता रहा है,
यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू बता रहा है कि ये जो हमारा 2 अपर केस एंड ये जो दूसरा 2 अपर केस है ये दोनों इक्वल हैं, यानी दोनों सेम चीज को रेफरेंस कर रहे हैं। ये दोनों सेम नहीं थे, पर क्योंकि ये प्रोटोटाइप का पार्ट है तो ये दोनों सेम है, यानी XYZ वाली जो स्ट्रिंग है और ABC वाली जो स्ट्रिंग है दोनों के पास अपनी इंडिविजुअल कॉपी नहीं है, दोनों सेम ही 2 अपर केस फंक्शन को यूज करते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, जैसे फर्स्ट केस में तो array1 array2 अलग से मेमोरी के अंदर क्रिएट होके अलग से अपनी कॉपी बना रहे थे, पर जब भी प्रोटोटाइप यूज हो रहा है तो प्रोटोटाइप के केस में यहाँ पर हमारी ABC स्ट्रिंग है, यहाँ पर हमारी XYZ स्ट्रिंग है, तो दोनों ही प्रोटोटाइप जो मेमोरी लेता है और प्रोटोटाइप के अंदर जो हमारा 2 अपर केस वाला फंक्शन है दोनों इसी 2 अपर केस को रेफर कर रहे हैं, यानी जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है दोनों सेम फंक्शन को सेम जगह को यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, प्रोटोटाइप ने मेमोरी बचा ली एंड ऑब्जेक्ट को अपनी खुद की कॉपी नहीं बनानी पड़ी। तो ये एक बेटर और एफिशिएंट तरीका है जिससे हमारी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुई हैं, जिससे हमारे एरेज या हमारे स्ट्रिंग्स के मेथड्स और डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफाइन हुई हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ से हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की थोड़ी हम शुरुआत कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप्स के बारे में जानना जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट क्रिएटिंग आवर ओन ऑब्जेक्ट्स एंड आवर ओन क्लासेस। तो आई होप ये यहाँ से ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। बेसिकली ये हमारी एक टेम्पलेट ऑब्जेक्ट होती है जिसके अंदर हमारे मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज स्टोर्ड होते हैं, जिन्हें दूसरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम टाइप, जैसे एरेज का अलग प्रोटोटाइप है, स्ट्रिंग का अलग प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप के अंदर कुछ चीजें स्टोर्ड हैं जिनको सारे के सारे एरेज और स्ट्रिंग वाले प्रोटोटाइप को सारे की सारी स्ट्रिंग्स यूज कर सकती हैं और उन्हें खुद की कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फैक्ट्री फंक्शंस के बारे में। फैक्ट्री फंक्शंस हमारे नॉर्मल फंक्शंस ही होते हैं, पर इन फंक्शंस को हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। अब एज सच फैक्ट्री फंक्शंस को हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते, पर एक फैक्ट्री फंक्शन को हम एक बार लिखकर देखेंगे ताकि हम समझ पाएं कि फैक्ट्री फंक्शन की डिसएडवांटेज क्या होती है और हमें क्लासेस एंड कंस्ट्रक्टर्स की एक्चुअली जरूरत क्यों पड़ती है। तो फैक्ट्री फंक्शंस को हम समझ सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कोई भी फंक्शन है। हम एक नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं, इस नॉर्मल फंक्शन को हम नाम देते हैं पर्सन मेकर, यानी ये नाम से क्लियर हो रहा है ये फंक्शन क्या करेगा, पर्सन बनाएगा, यानी पर्सन नाम की ऑब्जेक्ट्स को बनाएगा। अब लेट्स सपोज पर्सन है हमारा, कोई भी पर्सन है, पर्सन यानी व्यक्ति। हर व्यक्ति के पास 2 इन्फॉर्मेशन तो होगी, एक उसका कुछ नाम होगा एंड एक उसकी कुछ एज होगी। तो हर जो भी पर्सन नाम की ऑब्जेक्ट होगी उसके पास अपना नेम एंड एज दोनों चीजें होनी चाहिए। तो फंक्शन पर्सन मेकर क्या करता है, ये 2 वेरिएबल्स लेता है, नेम एंड एज, और इन दोनों के बेसिस पर एक ऑब्जेक्ट बनाता है। उस ऑब्जेक्ट को नाम हम दे सकते हैं कांस्टेंट पर्सन, एंड इस पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर हम नेम की रख लेते हैं, इसी को हम वैल्यू रखेंगे, एज की रख लेते हैं और इसी को हम वैल्यू रखेंगे, और लास्ट में ये फंक्शन रिटर्न कर देता है हमारे पर्सन को। साथ के साथ लेट्स सपोज हर एक पर्सन के पास अपना एक फंक्शन है कि हर पर्सन बात कर सकता है, दे कैन ऑल टॉक, और टॉक फंक्शन के अंदर हम कुछ प्रिंट करवा सकते हैं। तो हर पर्सन जो ऑब्जेक्ट है उसके पास अपना एक टॉक नाम का मेथड है जिसके अंदर हम प्रिंट करवा सकते हैं बेसिकली, या यहाँ पर इसे सिंपली क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम console.log करवाते हैं, हाई माई नेम इज, एंड यहाँ से रेफर कर लेंगे हम दिस डॉट नेम को, इसको कर लेते हैं सेव। तो ये हमारा पर्सन नाम की ऑब्जेक्ट हो गई, और ये पर्सन मेकर फंक्शन क्या कर रहा है, ये हमारे इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। अब क्योंकि ये पर्सन को मेक कर रहा है, जहां भी चीजें बनती हैं उसे हम फैक्ट्री कह देते हैं, तो इसीलिए इस फंक्शन को हम एक फैक्ट्री फंक्शन कह सकते हैं। एज सच फैक्ट्री फंक्शन हम यूज नहीं करते, बस ऐसे ही हमने एक नाम दे दिया है। एज सच कुछ ऐसे अलग से खास प्रॉपर्टी नहीं होती फैक्ट्री फंक्शंस की। तो ये हमारा फैक्ट्री फंक्शन बन गया। इससे अगर हमें पर्सन अब क्रिएट करने हैं तो लेट P1 हमारा पर्सन 1, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, इज इक्वल टू हम अपना पर्सन मेकर फंक्शन कॉल करेंगे, अपना पर्सन मेकर फंक्शन हम कॉल करेंगे और इसके अंदर हम कुछ भी नाम पास कर देंगे, साथ में हम एज पास कर सकते हैं। तो हमारा पर्सन 1 क्रिएट हो गया। अब हम चाहें तो पर्सन 1 को प्रिंट करवा सकते हैं। पर्सन 1 के अंदर क्या है, उसकी अपनी एज है, उसका अपना नेम है, एंड साथ के साथ हर पर्सन के पास उसका अपना टॉक फंक्शन है। हम चाहें तो P1 को कह सकते हैं टॉक, तो P1 क्या करेगा, टॉक करेगा और बता देगा हमें अपना नेम। उसी तरीके से हम एक पर्सन 2 भी क्रिएट कर सकते हैं। पर्सन 2 को क्रिएट करने के लिए हम एक दूसरा नाम दे सकते हैं, एंटर किया, और P2 को हम प्रिंट करवा सकते हैं, और P2 के लिए भी हम कॉल कर सकते हैं टॉक को, तो हाय माय नेम इज ईव। तो इस तरीके से हमने एक बेटर तरीका बना लिया बहुत सारे पर्सन्स को क्रिएट करने का।
जैसे पहले हमने बात की थी कि लेट्स सपोज हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स का डेटा हमें स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हमें 1000 स्टूडेंट नाम की ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। अब बार बार उन स्टूडेंट नाम की ऑब्जेक्ट में हम सेम फंक्शन लिखें, हम सेम प्रॉपर्टीज लिखें, तो वो इनएफिशिएंट तरीका होगा। हमें तो एक सिंगल जगह चाहिए कि एक ही बार हम बता दें कि हमारी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ऐसी दिखती है और जितनी मर्जी चाहे हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। वैसा ही कुछ हमने यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है कि लेट्स सपोज हमें 1000 लोगों का डेटा स्टोर कराना है, तो हमें पता है 1000 लोगों के लिए हमें उनका नाम और एज स्टोर करवानी है, साथ के साथ उनके पास एक टॉक नाम का फंक्शन होना चाहिए। अब बार बार हम लिखें const p1 इज इक्वल टू नेम एज फंक्शन, const p2 इज इक्वल टू नेम एज फंक्शन, const p3 इज इक्वल टू नेम एज फंक्शन। उससे बेटर तरीका है कि एक अपना हम फैक्ट्री फंक्शन बना ले और फैक्ट्री फंक्शन से हम अपनी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दें। अब हमें बार बार नेम एज टॉक फंक्शन ये सब डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली ये सिंगल लाइन लिखने की ज़रूरत है। इस लाइन को चाहें तो यहाँ भी कॉपी कर सकते हैं। इस तरीके की हमें एक सिंगल लाइन लिखने की ज़रूरत है जिससे हम जितने मर्जी चाहें उतने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहें तो लूप में भी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा एफिशिएंट तरीका हो गया बार बार सिंगल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने से बेटर, पर ये तरीका भी उतना एफिशिएंट नहीं है। मतलब इस तरीके से फैक्ट्री फंक्शंस के भी डिसएडवांटेजेस हैं। क्या डिसएडवांटेज है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि फैक्ट्री फंक्शन से जब हम ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं, P1 को बनाया, P2 को बनाया, तो हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी खुद की कॉपी जाती है। जैसे जो फंक्शन टॉक हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है, उसकी भी कॉपी हर ऑब्जेक्ट खुद के लिए क्रिएट करेगा। इसको वेरीफाई करने के लिए हम रिफ्रेश कर लेते हैं और अगर हम P1 डॉट टॉक फंक्शन को कंपेयर करेंगे P2 डॉट टॉक के साथ, तो उस केस में हमारे पास फॉल्स आएगा। फॉल्स हमें ये दिखा रहा है कि ये वाला जो टॉक फंक्शन है, इवन दो फैक्ट्री फंक्शन में हमने इसे एक ही बार लिखा है, पर P1 के लिए भी अलग से इसकी खुद की एक कॉपी बनी है और P2 के अंदर भी अलग से इसकी एक कॉपी बनी है। तो मेमोरी के अंदर अब अगर हम 1000 लोगों का डेटा स्टोर कराएंगे, 1000 पर्सन्स का डेटा स्टोर कराएंगे, तो 1000 कॉपीज बनेंगी, विच इज इनएफिशिएंट फॉर द मेमोरी। तो ये हमारा डिसएडवांटेज होता है फैक्ट्री फंक्शन का। तो जो चीज़ हम अचीव करना चाह रहे थे कि हमें बहुत सारी सिमिलर तरीके की ऑब्जेक्ट्स बनानी है, पर उनका हम लेआउट, उनका डिजाइन, उनका ब्लूप्रिंट एक ही जगह बताना चाहते हैं, उस चीज़ को फैक्ट्री फंक्शन से अगर हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अच्छा तरीका नहीं है। तो फैक्ट्री फंक्शन से भी एक और बेटर तरीका आता है, हमारा एक नया कॉन्सेप्ट न्यू ऑपरेटर का। न्यू ऑपरेटर का क्या काम होता है? न्यू ऑपरेटर से हम स्पेसिफिक टाइप के, स्पेशल टाइप के फंक्शंस को यूज करते हैं। जैसे न्यू ऑपरेटर को यूज करने से पहले एक और हम फंक्शन लिखते हैं। इतने पार्ट को कमेंट आउट कर देते हैं अभी के लिए, और हम एक फंक्शन लिखते हैं इसी का कॉपी। इसको पर्सन मेकर की जगह सिंपली इस फंक्शन का हम नाम लिखेंगे पर्सन, और ऊपर वाले पार्ट को कर देते हैं कमेंट आउट। तो ये फर्स्ट तरीका था जिसको हमने ट्राई किया, फैक्ट्री फंक्शन, जो फेल हो गया। अब हम एक दूसरा तरीका ट्राई कर रहे हैं। इस तरीके को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स हमारे स्पेशल फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इनफैक्ट जनरली जो हर अच्छी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो सकती है, उन सारी लैंग्वेजेस के अंदर कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। आपने अगर पहले C++ या जावा पढ़ा हुआ है तो उनके अंदर भी कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट के कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं फंक्शन और फिर अपने फंक्शन का नाम। जनरली हमारे जो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस होते हैं उनको हम कैपिटल से डिफाइन करते हैं, और हमारा जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो ये जनरल लेआउट है कि इट डजंट रिटर्न एनीथिंग। कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो कुछ भी रिटर्न नहीं करते, एंड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट के कंस्ट्रक्टर की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसको हम फॉलो करते हैं। हम चाहें तो कंस्ट्रक्टर को स्मॉल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, बट बाय कन्वेंशन डेवलपर्स के इंटरनल रूल्स ये कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम एक फंक्शन बना सकते हैं पर्सन नाम से जिसके अंदर नेम एंड एज आए, और इस फंक्शन के अंदर सिंपली हम क्या करेंगे, लिख देंगे दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये फंक्शन कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है। डायरेक्टली दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज लिख रहा है। और इस कंस्ट्रक्टर से अगर हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा सिंटैक्स होता है लेट P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, कि हम नया पर्सन क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम अपना नेम पास कर सकते हैं और अपनी कोई एज पास कर सकते हैं। और अगर हमें कल को कोई नया पर्सन बनाना हुआ P2 नाम से, तो उसके लिए भी हम नेम पास कर सकते हैं और एज पास कर सकते हैं। तो अब हमारे लिए दो नई ऑब्जेक्ट्स बन गई P1 एंड P2 नाम से, और इसने वही सेम काम किया जो क्या करता है, जो हमारे लिए हमारा फैक्ट्री फंक्शन कर रहा था, बट फैक्ट्री फंक्शन से बेटर किया। बेटर कैसे किया? बेटर ये किया कि इस बार पर्सन के अंदर अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो P1 एंड P2 के अंदर अलग से अलग अलग कॉपी नहीं बनेगी, वो सेम कॉपी को ही रेफर करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर और ये हो गया हमारा न्यू कीवर्ड। अब बात करते हैं इनका एक्चुअली मतलब क्या है। न्यू ऑपरेटर
या ये जो न्यू कीवर्ड है ये हमारा न्यू ऑपरेटर भी है. न्यू ऑपरेटर लेट्स डेवलपर्स क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट टाइप और ऑफ वन ऑफ द बिल्ट इन ऑब्जेक्ट टाइप्स दैट हैव अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन. यानी हमारे पास अगर हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमने ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है. जैसे हम एक पर्सन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, जिसको क्रिएट करने के लिए हमने ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर बना दिया जो पर्सन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है. ये सिंटैक्स है कंस्ट्रक्टर का. अब इससे अगर हम एक नई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ये तो हो गया हमारा ब्लूप्रिंट, हमारा डिजाइन. और इंस्टांस का क्या मतलब होता है? इंस्टांस का मतलब होता है नई ऑब्जेक्ट. जैसे ये P1 एक इंस्टांस है, ये P2 एक इंस्टांस है, पर्सन 3 एक इंस्टांस हो जाएगा. जितनी भी अलग अलग इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे जो हमारे कंस्ट्रक्टर को ब्लूप्रिंट को यूज करके प्रोड्यूस होती हैं, तो उन्हें हम इंस्टांसेस कह देते हैं. तो न्यू ऑपरेटर हमें अलाउ करता है कि अगर हमने पहले से कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया हुआ है तो उससे हम नए इंस्टांसेस क्रिएट कर पाएं. तो हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, तो इससे हमने ये एक अलग से इंस्टांस क्रिएट कर लिया, मतलब कॉपी क्रिएट कर ली एक ऑब्जेक्ट पर्सन ऑब्जेक्ट की, और ये हमने एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर लिया. अब अगर हम चाहते हैं हर पर्सन के पास एक टॉक नाम का मेथड होना चाहिए, तो उसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट टॉक इज इक्वल टू, हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर हम प्रिंट करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग हाई माई नेम इज, और यहां पर हमारा दिस डॉट नेम. तो एक बार क्या करेंगे, MDN पर जाकर हम न्यू कीवर्ड का पेज खोलने वाले हैं. तो न्यू ऑपरेटर MDN के लिए सर्च करते हैं. तो न्यू ऑपरेटर क्या करता है? न्यू ऑपरेटर वही काम करता है जिसको अभी हमने डिस्कस किया. इसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है? लिखने के फॉर्मेट में हम सबसे पहले अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसके बाद इस तरीके से अपनी नई किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं. अब न्यू कीवर्ड के कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड विद द न्यू कीवर्ड द फंक्शन विल बी यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्टर. न्यू विल डू द फॉलोइंग थिंग्स. न्यू हमारा 4 स्टेप्स के अंदर काम करता है. सबसे पहले न्यू हमारे लिए एक ब्लैंक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, जिसको हम अपनी नई इंस्टेंस कह सकते हैं. तो जैसे ही हमने न्यू को लिख दिया, कहीं भी अगर हमने न्यू को लिख दिया, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले वो मेमोरी के अंदर एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा. ये हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने पर्सन 1 बनाया था तो इसे P1 ऑब्जेक्ट कह देते हैं. तो एक ब्लैंक P1 ऑब्जेक्ट न्यू ने क्रिएट कर दी. उसके बाद क्या करेगा? न्यू पॉइंट्स न्यू इंस्टांसेस प्रोटोटाइप टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शंस प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी. तो अगर इसका जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, यानी ये जो हमारा पर्सन है, अगर इसके पास अपनी कोई प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पर पर्सन डॉट प्रोटोटाइप, हमने क्या किया? इस कंस्ट्रक्टर की एक प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी बनाई है. तो अगर इसके पास इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी है, प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी, जिसके अंदर कुछ मेथड्स हो सकते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो अगर हमारे कंस्ट्रक्टर के पास प्रोटोटाइप है तो हमारी जो नई ऑब्जेक्ट बनेगी P1 बनेगी, ये भी इस प्रोटोटाइप को एक्सेस कर पाएगी. यानी यहां पर P1 के अंदर जो प्रोटोटाइप बनेगा वो क्या होगा? वो हमारे पर्सन का ही प्रोटोटाइप होगा. यानी पर्सन के अंदर जो हमने प्रोटोटाइप बनाया है, और पर्सन के प्रोटोटाइप में क्या है? पर्सन के प्रोटोटाइप में टॉक नाम का फंक्शन है. तो ये जो पर्सन के लिए हमने प्रोटोटाइप बनाया है, इसी सेम प्रोटोटाइप को हमारा P1 भी पॉइंट करेगा. तो P1 का प्रोटोटाइप और हमारे फंक्शन का प्रोटोटाइप सेम हो जाएगा. तीसरी चीज ये करेगी, एग्जीक्यूट ऑल कंस्ट्रक्टर फंक्शंस विद द गिवन आर्गुमेंट्स बाइंडिंग न्यू इंस्टेंस एज द दिस कॉन्टेक्स्ट. यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि न्यू क्या करेगा? हमारे इस पर्सन कंस्ट्रक्टर को हमारी नई ऑब्जेक्ट भेज देगा. मतलब ये P1 ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के पास चली जाएगी, पर्सन के पास चली जाएगी, और पर्सन के अंदर जो दिस होगा वो इसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा. इसीलिए जब हम दिस डॉट नेम लिख रहे हैं तो दिस का मतलब है P1, और दिस डॉट एज लिख रहे हैं तो दिस का मतलब है P1, और जब सेकेंड टाइम न्यू को यूज कर रहे हैं तो सेकेंड टाइम में दिस का मतलब है P2, और यहां पर भी इस दिस के लिए भी दिस का मतलब है P2. अगर हम न्यू कीवर्ड को यूज नहीं कर रहे तब तो दिस का मतलब कुछ और है. मतलब इसे अगर कॉमेंट आउट कर दें और यहां पर इस फंक्शन के अंदर अगर हम सिंपली कंसोल डॉट लॉग करवाएं अपने दिस को, इसको कर लेते हैं सेव, एंड ऊप्स के अंदर आकर कर लेते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे लेट्स सपोज हम पर्सन को कॉल करते हैं. हमने एडम को कॉल लगाई, उसके लिए एज पास की 25. तो उस केस में दिस में क्या प्रिंट हो रहा है? दिस में हमारे पास विंडो प्रिंट हो रही है. क्या प्रिंट हुआ जब हमने पर्सन के अंदर दिस को प्रिंट करवाया? क्योंकि पर्सन हमारा एक नॉर्मल फंक्शन ही तो है जो हमारी विंडो के अंदर क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पर दिस क्या है? दिस हमारी विंडो है. लेकिन जैसे ही हम न्यू कीवर्ड को यूज करते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर न्यू कीवर्ड को यूज किया, अभी एक ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये जो पर्सन को क्रिएट करने वाली लाइन है ये यहाँ से उठा लेते हैं एंड यहाँ पे आके हम इसे पेस्ट करते हैं, या एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, पेस्ट किया.
इस लाइन को जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो न्यू कीवर्ड क्या करेगा, न्यू कीवर्ड पर्सन को कॉल लगाएगा, पर्सन के अंदर अपना P1 खाली ऑब्जेक्ट पास करेगा और पर्सन उस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। जैसे ही पर्सन उस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा यूजिंग दिस कीवर्ड तो वो प्रिंट करवाएगा दिस को, एंड इस बार दिस की वैल्यू अलग होगी, इस बार दिस की वैल्यू विंडो नहीं होगी, इस बार दिस की वैल्यू क्या है, ये पर्सन ऑब्जेक्ट ही, यानी ये नया पर्सन जिसका नेम में हम एडम लिख रहे हैं, जिसके एज में हम 25 लिख रहे हैं, जिसका अपना एक प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी है, जिस प्रोटोटाइप के अंदर टॉक नाम का मेथड है, तो इस बार दिस की वैल्यू ये हो जाएगी, इस बार दिस विंडो नहीं होगा, इस बार दिस हमारा नया इंस्टेंस होगा। तो न्यू कीवर्ड क्या करता है, हमारे दिस को चेंज कर देता है इनसाइड द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो इसे क्रॉस कर लेते हैं। तो हमारा न्यू कीवर्ड से हम क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड से हम एक नई ऑब्जेक्ट इंस्टेंस को इनिशियलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब क्योंकि हमने यहाँ पर प्रोटोटाइप यूज किया है, तो अगर हम दो ऑब्जेक्ट बना लें, लेट्स सपोज हमने P1 P2 नाम की दो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया, इनको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो इस बार अगर हम चेक करें P1.talk क्या इक्वल टू है P2.talk के, तो उस केस में इस बार हमारे पास आएगा ट्रू। इसलिए ट्रू आया क्योंकि दोनों इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज नहीं है, दोनों प्रोटोटाइप की प्रॉपर्टीज है। जैसे P1 को प्रिंट करवाएं तो P1 के अंदर एक प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप के अंदर फंक्शन टॉक है। ऐसे ही P2 को प्रिंट करवाएं तो P2 के अंदर प्रोटोटाइप है और प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी के पास हमारा मेथड है विच इज कॉल्ड टॉक। और जो P1 का टॉक है और जो P2 का टॉक है दोनों ही सेम फंक्शंस है। ऐसा नहीं है P1 ने अलग कॉपी बनाई है, P2 ने अलग कॉपी बनाई है, दोनों ही सेम फंक्शन को यूज कर रहे हैं क्योंकि वो फंक्शन अब प्रोटोटाइप के अंदर चला जाता है। तो न्यू कीवर्ड से हमारा प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट आता है, जिस कॉन्सेप्ट को हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड तरीका क्या करने का। अगर हमें बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स बनानी है तो सारी ऑब्जेक्ट्स के लिए बार बार उनकी प्रॉपर्टीज, बार बार उनके फंक्शंस डिफाइन करने की बजाय हम क्या करें, सिंपली एक ऐसी जगह डिजाइन कर दें, लेआउट दे दें, ब्लूप्रिंट दे दें कि वो ऑब्जेक्ट कैसी दिखनी चाहिए। तो वो ब्लूप्रिंट हमने कहां पर दिया, वो ब्लूप्रिंट हमने कंस्ट्रक्टर्स के अंदर दिया और ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमने न्यू कीवर्ड को यूज कर लिया। तो ये फैक्ट्री फंक्शन से एक और लेवल अप होकर बेटर तरीका है उस काम को करने का, पर इससे भी एक और बेटर तरीका एग्जिस्ट करता है। ये जो सिंटैक्स है ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है हमारे डे टू डे यूज के लिए, तो हमारे पास एक और बेटर सिंटैक्स आता है सेम चीज को करने का। काम सेम ही हो रहा होगा, बस उसको लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो वो सिंटैक्स होता है हमारा क्लासेस का सिंटैक्स। तो हम अपनी क्लासेस को यूज करते हैं। जब हम क्लासेस को इमेजिन कर रहे हैं तो क्लासेस को हम ऐसे ही इमेजिन कर सकते हैं जैसे हमारी स्कूल के अंदर क्लास होती है और क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो ऐसे ही हमारी क्लास क्या है, हमारा क्लास को हम एक ग्रुप की तरह समझ सकते हैं जो बेसिक हमें ब्लूप्रिंट देता है कि हमारी अंदर की सारी ऑब्जेक्ट्स कैसी होनी चाहिए। क्लास इज बेसिकली अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी एक टेम्पलेट हम डिफाइन कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैसी दिखनी चाहिए। और क्लासेस के अंदर हम एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर नाम से। अब क्लासेस को डिफाइन करने के लिए हम अपना क्लास कीवर्ड यूज करते हैं और फिर अपनी क्लास का नाम लिखते हैं। जैसे हमारे कंस्ट्रक्टर को हम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, वैसे ही बाय कन्वेंशन हम अपनी क्लासेस को भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और हर क्लास के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए हम अपने कंस्ट्रक्टर कीवर्ड को यूज करेंगे, लेकिन हमारी जो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है, इंटरनली जावास्क्रिप्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर जो इंप्लीमेंट हुआ है वो ऐसे ही इंप्लीमेंट हुआ है जैसे हमने इस कंस्ट्रक्टर को लिखा है। बट क्लासेस के अंदर एक और बेटर तरीका होता है कंस्ट्रक्टर को लिखने का, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड, जिससे हमें क्लियर पता चल जाता है कि ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कुछ वैल्यूज पास करते हैं और फिर वो वैल्यूज हमारी ऑब्जेक्ट इंस्टेंस को असाइन कर देता है। साथ के साथ क्लासेस के अंदर ही हम अपने फंक्शन को डिफाइन कर पाते हैं, यानी हमें अलग से कंस्ट्रक्टर डॉट प्रोटोटाइप डॉट फंक्शन हमें अलग से बाहर लिखना पड़ रहा था। जैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज थी और बाहर फंक्शन थे, पर इस बार क्लासेस के अंदर ही प्रॉपर्टीज आ जाती हैं इस तरीके से, एंड क्लासेस के अंदर ही हमारे सारे के सारे फंक्शंस आ जाते हैं और क्लासेस की ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का तरीका हमारे पास सेम होता है। तो कंस्ट्रक्टर मेथड इज अ स्पेशल मेथड ऑफ अ क्लास फॉर क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ दैट सेम क्लास। यानी सेम क्लास के लिए अगर हम किसी नई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं और इनिशियलाइज करना चाहते हैं, मतलब उसे कुछ स्टार्टिंग वैल्यूज देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्पेशल मेथड कंस्ट्रक्टर मेथड को यूज करते हैं। तो एक बार अपनी क्लास को क्रिएट करते हैं टू अचीव द सेम थिंग। क्लास को क्रिएट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा क्लास पर्सन, एंड क्लास पर्सन के अंदर हम सबसे पहले तो अपना कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम लेंगे, एज लेंगे, एंड इसके अंदर लिख सकते हैं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। साथ के साथ हम अपना कोई टॉक नाम का मेथड बना सकते हैं जिसे डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। टॉक के अंदर हम कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे हमारी सेम लाइन को, कॉपी पेस्ट सेव।
तो ये हमारी एक क्लास बन गई एंड इस क्लास की हम सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं। कैसे करते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट? यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर से पर्सन क्लास की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगी जिसमें इनिशियलाइज क्या कर रहे हैं वैल्यूज को, एडम नाम एंड इसकी एज पास कर रहे हैं, ईव नाम एंड इसकी एज पास कर रहे हैं। ये दोनों वैल्यूज कंस्ट्रक्टर के पास जाती है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? खाली ऑब्जेक्ट बनाता है, उसके अंदर वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है। तो कंस्ट्रक्टर का काम इंटरनली क्लास की हर एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस को क्रिएट करने का होता है। अब इसे करेंगे रिफ्रेश, अपने P1 को प्रिंट करवाएंगे तो ये हमारा P1 हो गया। P1 के अंदर एज हो गया, नेम हो गया, और ऑटोमेटिकली, यानी अब हमें अलग से प्रोटोटाइप लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्लास के अंदर हमारा प्रोटोटाइप क्रिएट होगा और प्रोटोटाइप के अंदर ही हमारे सारे फंक्शंस जा रहे होंगे, जैसे हमारा टॉक फंक्शन। ऐसे ही अगर हम P2 की बात करें तो P2 के अंदर हमारी अलग से प्रॉपर्टीज होंगी और प्रोटोटाइप के अंदर हमारे फंक्शंस जा रहे होंगे, मेथड्स जा रहे होंगे। हम चाहें तो कंपेयर भी कर सकते हैं, P1.talk ट्रिपल इक्वल टू P2.talk। इसके लिए हमारे पास ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि टॉक की P1 एंड P2 अलग कॉपीज नहीं बना रहे, वो सेम इंस्टेंस को रेफर कर रहे हैं, यानी सेम कॉपी को यूज कर रहे हैं दोनों के दोनों। एंड इनफैक्ट अगर हम 1000% भी बना लेते हैं तो वो सारे के सारे भी सेम कॉपी को, यानी सेम हमारे टॉक मेथड को यूज कर रहे होंगे, अलग से अपनी अपनी कॉपीज नहीं क्रिएट कर रहे होंगे। अब अभी तक हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, पर जब भी हम ऊप्स की बात करते हैं, ऊप्स के अंदर कई और सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसमें से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इनहेरिटेंस नाम से। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है उसको समझने के लिए दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक हमारी क्लास है जिसका नाम है स्टूडेंट, और एक दूसरी क्लास है जिसका नाम है टीचर। अब स्टूडेंट क्लास के बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स बन सकती हैं, टीचर क्लास की भी बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स बन सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी टीचर्स हो सकती हैं। अब दोनों क्लासेस को एक बार हम क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज हमारी पूरी फाइल अभी खाली है और हम एक क्लास क्रिएट करते हैं स्टूडेंट नाम से। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर हमारा एक कंस्ट्रक्टर बनेगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ कुछ चीज़ें आएंगी। स्टूडेंट के लिए उसका नाम आ सकता है, उसकी एज आ सकती है, उसके मार्क्स आ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं दिस डॉट नेम is equal to name, this dot age is equal to age, and this dot marks is equal to marks। इसके साथ में स्टूडेंट के पास अपना एक टॉक नाम का मेथड होगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट के लिए टॉक लिख देते हैं और टॉक में console.log हाय आई एम और फिर स्टूडेंट का नाम, तो दिस डॉट नेम। इस तरीके से हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास आ गई। अब हम चाहें तो इस स्टूडेंट क्लास की बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेट student1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट के अंदर हम स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन पास कर देंगे, एज पास कर दी हमने, मार्क्स पास कर दिए, एंड इस तरीके से अब इस स्टूडेंट के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज एंड अलग अलग फंक्शंस को एक्सेस कर पाना पॉसिबल होगा। रिफ्रेश करेंगे, student1 के लिए हम चाहें तो उसका नेम चेक कर सकते हैं, या फिर इसके लिए हम किसी फंक्शन को कॉल लगा सकते हैं, तो हमारे पास कुछ रिटर्न होकर आ जाएगा या कुछ प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी स्टूडेंट क्लास। जैसे हमारी स्टूडेंट क्लास थी वैसे ही हम एक और क्लास बना सकते हैं टीचर नाम से। तो एक और क्लास बन जाएगी हमारी टीचर। टीचर के पास भी अपना नेम होगा, अपना एज होगा। अब टीचर के मार्क्स नहीं होते, पर टीचर के पास ये पता होता है कि उनका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। तो दिस डॉट सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब टीचर के पास भी अपना एक टॉक फंक्शन होगा, क्योंकि टीचर भी बात कर सकती है। तो ये एक हमारी अलग क्लास हो गई स्टूडेंट नाम से, और ये हमारी टीचर नाम से क्लास हो गई। अब हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि स्टूडेंट क्लास एंड टीचर क्लास के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है, जैसे इनके अंदर नेम एंड एज कॉमन है एंड टॉक वाला फंक्शन कॉमन है, और टीचर के अंदर भी यही दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं और टॉक वाला फंक्शन कॉमन है। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो हमारा कोड है उसके अंदर चीज़ें बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके के जो रेपिटेशन है उनको ऊप्स के अंदर हम कैसे हैंडल करते हैं, हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें दोनों क्लासेस के अंदर रिपीट हो रही हैं उनके लिए एक और नई क्लास क्रिएट कर देंगे। तो हम एक और नई क्लास बना सकते हैं, क्लास पर्सन, और पर्सन के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होगा उसके अंदर नेम एंड एज आ जाएगा। तो यहाँ से पर्सन जो भी हमारा व्यक्ति होगा उसके लिए हम उसका नेम इनिशियलाइज कर देंगे, एज इनिशियलाइज कर देंगे, और साथ के साथ उसी पर्सन के अंदर हम एक टॉक नाम का फंक्शन जो है उसे क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारी पर्सन क्लास हो गई। अब जो जो चीज़ें पर्सन क्लास और स्टूडेंट टीचर क्लास में कॉमन है उनको हम यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे स्टूडेंट के अंदर अब हम ये नेम एंड एज हटा सकते हैं, ये टॉक फंक्शन हटा सकते हैं। सेम हम टीचर के अंदर नेम एंड एज हटा सकते हैं और टॉक हटा सकते हैं। अब इसको करने का बेसिक आइडिया ये है कि हमें इनहेरिटेंस परफॉर्म करना है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक हमारे पास कोई पेरेंट क्लास होती है
और उसे हम अपनी बेस क्लास भी कह देते हैं। और पेरेंट क्लास से हमारी कोई चाइल्ड क्लास है जो कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती है। प्रॉपर्टीज इनहेरिट करने का मतलब है कुछ प्रॉपर्टीज हो गई या कुछ मेथड्स हो गए, उनको ले लेना। जैसे हम अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं, कुछ आदतें इनहेरिट करते हैं, वैसे ही हमारी चाइल्ड क्लास हमारी पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज और सारे मेथड्स को इनहेरिट करेगी। मतलब जो प्रॉपर्टी या जो फंक्शन पेरेंट क्लास के अंदर लिखा हुआ है, वो सारे के सारे फंक्शंस को हम चाइल्ड क्लास के अंदर यूज कर पाएंगे। अगर हमारी पेरेंट क्लास पर्सन बन जाती है और उसकी चाइल्ड क्लास स्टूडेंट बन जाती है, तो स्टूडेंट के अंदर हम अपना टॉक नाम का या नेम नाम का या एज नाम की प्रॉपर्टी एंड मेथड को यूज कर पाएंगे। और ये अचीव करने के लिए, इस तरीके की चीज अचीव करने के लिए हम दो कीवर्ड्स को यूज करते हैं। एक होता है हमारा एक्सटेंड्स कीवर्ड और एक होता है हमारा सुपर कीवर्ड। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड की। एक्सटेंड कीवर्ड्स को हम प्रॉपर्टीज इनहेरिट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट क्लास के अंदर हम हटा दें कि नेम एंड एज है या टॉक है, तो अब स्टूडेंट क्लास को कैसे पता चलेगा कि उसे पर्सन क्लास से प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी है? उसे पता लगाने के लिए हम अपना एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करेंगे और फिर लिखेंगे अपनी बेस क्लास का नाम। यानी हम अपनी चाइल्ड क्लास का नाम लिखते हैं, फिर लिखते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड एंड फिर अपनी बेस क्लास का नाम लिखते हैं या पेरेंट क्लास का नाम लिखते हैं। इस लाइन को लिखने का मतलब है कि स्टूडेंट क्लास हमारी पर्सन क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एक्सटेंड कर रहा है या इनहेरिट कर रहा है। तो ऐसे ही टीचर के अंदर भी हम दिस डॉट नेम एंड एज को हटा सकते हैं, टॉक को हटा सकते हैं, और टीचर भी क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा हमारी पर्सन क्लास की प्रॉपर्टीज को। तो ये तो हो गया एक्सटेंड्स कीवर्ड। इसके अलावा हमारे पास एक सुपर कीवर्ड होता है जिसको हम कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज करते हैं। सुपर कीवर्ड का मतलब होता है हमारी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो जब हम सुपर कीवर्ड को लिखकर उसके अंदर नेम एंड एज पास करते हैं, तो इसका मतलब है हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल लगा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इज बीइंग कॉल्ड। सेम चीज हम अपनी टीचर क्लास के अंदर कर सकते हैं। तो टीचर क्लास का जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वैसे ही सबसे पहले हमारी पेरेंट क्लास का यानी पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद टीचर के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। इसको एक बार देखते हैं। यहां पर हम console.log करवा सकते हैं स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, और यही सेम चीज हम यहां पर पेस्ट कर सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं हम पर्सन क्लास कंस्ट्रक्टर। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। अब जैसे ही हम कोई वेरिएबल बनाएंगे, लेट student1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और स्टूडेंट के लिए उसका नेम पास कर देंगे, उसकी हम एज पास कर सकते हैं, उसके मार्क्स पास कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करनी है, स्टूडेंट के अंदर इवन दो कंस्ट्रक्टर में नेम एज मार्क्स आ रहे हैं, पर यहाँ पर दिस डॉट नेम दिस डॉट एज ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। सिंपली क्या हो रही है? सुपर को कॉल जा रही है। तो जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे, सबसे पहले प्रिंट हुआ स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब है कि जैसे ही न्यू कीवर्ड यूज हुआ, न्यू कीवर्ड ने क्या किया? स्टूडेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में गया, स्टूडेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर ने ये प्रिंट करवाया, फिर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाई, फिर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर यानी पर्सन क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आए तो नेम और एज इनिशियलाइज हो गए, फिर वापस आ गए, यहाँ पर वापस आए तो फिर मार्क्स इनिशियलाइज हो गए। अब अगर हम चाहें कि हम स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट के लिए उसका नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वो हमारे पास आ गया, और एज प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो भी आ गई। एंड अब अगर हम चाहते हैं स्टूडेंट के लिए हम टॉक करवाना चाहते हैं, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं student1.talk। इवन दो स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई टॉक नाम का मेथड नहीं है, टॉक नाम का मेथड हमारी पर्सन क्लास के अंदर है, पर क्योंकि पर्सन की सारी चीजें स्टूडेंट क्लास इनहेरिट करता है, अपने अंदर लेता है, तो स्टूडेंट क्लास के अंदर टॉक मेथड को यूज कर पाना पॉसिबल है। सेम चीज टीचर क्लास के लिए भी अप्लाई करती है। यानी इसे क्लियर कर लेते हैं। अगर हम कोई teacher1 बनाते हैं, t1 इज इक्वल टू न्यू टीचर, लेट्स सपोज हमारी टीचर है ईव जिसकी एज है 32 एंड जो सब्जेक्ट पढ़ाती है इंग्लिश। तो इस तरीके से, तो जैसे ही हमने टीचर क्लास को कॉल लगाई, हम उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर आ गए, कंस्ट्रक्टर ने सुपर को कॉल लगाई, सुपर यानी पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर में आ गए, उसने प्रिंट करवा दिया पर्सन क्लास कंस्ट्रक्टर, वो प्रिंट होकर आ गया। एंड T1 को अगर हम प्रिंट करवाएं, तो अब T1 के अंदर टीचर के अंदर उसकी एज है, उसका नेम है, उसका सब्जेक्ट है, यानी वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ पेरेंट क्लास के अंदर थी, नेम एंड एज, वो अब टीचर क्लास के अंदर भी आ गई हैं क्योंकि सुपर को कॉल गई। और सब्जेक्ट तो था ही, साथ के साथ प्रोटोटाइप क्रिएट हुआ, और प्रोटोटाइप के अंदर हमारा एक और प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारा टॉक नाम का फंक्शन है। तो हम चाहें तो डायरेक्टली t1.talk को कॉल लगा सकते हैं
और अब क्या हुआ, टॉक से यहाँ पर ईव होना चाहिए था पर कोई नहीं, इवन जो भी नेम के अंदर वैल्यू स्टोर थी वो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउज अस टू क्रिएट न्यू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासेस। यानी अगर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासेस है, जैसे हमारे पास ये पर्सन क्लास है, तो इसके बेसिस पर हमने 2 और क्लासेस क्रिएट कर ली, जैसे हमारी स्टूडेंट क्लास और जैसे हमारी टीचर क्लास। अब इनहेरिटेंस का हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्लास है मैमल नाम से। अब हमें पता है मैमल्स हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो लेट्स सपोज मैमल क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम बिना कोई वैल्यू लिए ऐसे ही इनिशियलाइज करा देते हैं दिस डॉट टाइप इज इक्वल टू वार्म ब्लडेड, क्योंकि सारे के सारे मैमल्स बाय डिफॉल्ट वार्म ब्लडेड होंगे, तो इसके लिए हमें कोई आर्गुमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ के साथ हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैमल, लेट्स सपोज सारे के सारे मैमल दे कैन ऑल ईट। तो ईट फंक्शन को जैसे ही कॉल लगाएंगे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा आई एम ईटिंग। इसको कर लेते हैं सेव। तो ये हमारी मैमल क्लास हो गई। अब मैमल क्लास के अंदर साथ के साथ हम कोई नेम, एक आर्ग्यूमेंट है जिसे ले सकते हैं और दिस डॉट नेम को इनिशियलाइज कर सकते हैं टू आर नेम। अब इसके साथ में हम 2 क्लासेस बनाएंगे डॉग एंड कैट्स नाम से। अब दोनों ही मैमल्स होते हैं, तो जो हमारी क्लास डॉग होगी वो एक्सटेंड करेगी हमारी मैमल क्लास को, और इसके अंदर का जो कंस्ट्रक्टर होगा उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम चाहें तो कोई भी वैल्यू अभी हमें इनिशियलाइज करने की लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपली कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कर सकते हैं, सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, और जैसे ही डॉग के लिए कोई नेम आएगा तो उस नेम को हम सिंपली अपने सुपर कंस्ट्रक्टर को पास कर देंगे। और साथ के साथ हम एक फंक्शन बना सकते हैं बार्क, तो जो कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करा देगा वुफ, समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारी डॉग क्लास हो गई। एंड इसी सिमिलर फॉर्मेट में हम अपनी कैट क्लास बना सकते हैं। तो कैट भी एक्सटेंड करेगी मैमल को, कैट का भी नेम आएगा तो सुपर कंस्ट्रक्टर को पास हो जाएगा, और इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे म्याऊ। तो ये हमारे लिए प्रिंट करवाएगी इस तरीके से। तो 2 क्लासेस हमने बना दी। हमने शुरुआत में एक मैमल क्लास बनाई। ये मैमल क्लास क्या है, ये मैमल क्लास हमारी बेस क्लास है, या इसे हम पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं। और ये जो डॉग क्लास है ये उसकी चाइल्ड क्लास है, एंड ये जो कैट क्लास है ये भी उसकी चाइल्ड क्लास है जो मैमल क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती हैं। अब जब हम यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, लेट्स मेक आर डॉग 1। डॉग 1 के लिए हम एक न्यू डॉग क्रिएट करेंगे जिसमें हम डॉग का नाम, लेट्स सपोज वी राइट टफी, एंटर किया। तो अब डॉग 1 की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएंगे। तो इसके अंदर नेम भी है, टाइप भी है, एंड हमारे पास बार्क नाम का ये फंक्शन भी है जो सिर्फ डॉग के लिए है, ये कैट के लिए नहीं, सिर्फ डॉग के लिए है। और हमारे पास ईट नाम का फंक्शन भी है। तो डॉग 1 के लिए हम चाहें तो उसका नेम प्रिंट करवा सकते हैं, हम चाहें तो उसका टाइप प्रिंट करवा सकते हैं, हम चाहें तो उसके लिए ईट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसके लिए उसके बार्क फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब इसमें अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ और ये मेथड ऐसे हैं जो पेरेंट क्लास से आए हैं, और ये बार्क वाला मेथड ऐसा है जो डॉग के अंदर अपना इंटरनल है। बार्क वाला मेथड कैट के पास नहीं होगा, पर हाँ कैट के पास ईट वाला मेथड होगा, क्योंकि कैट ने वो एक्सटेंड किया है अपनी मैमल क्लास से। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस काम करता है। एंड हम चाहे तो फंक्शंस को ओवरराइड भी कर सकते हैं। जैसे ईट फंक्शन है, अगर सेम नाम का ईट फंक्शन मैं अपनी डॉग क्लास के अंदर बना दूं और उसके अंदर हम लिख दें कंसोल डॉट लॉग डॉग इज ईटिंग, सेव कर देंगे, रिफ्रेश करेंगे, और इस बार जब हम अपनी डॉग क्लास को बनाएंगे तो इस बार डॉग के लिए जब हम ईट को कॉल लगाएंगे तो हमारे पास प्रिंट होकर आएगा डॉग इज ईटिंग। यानी डॉग क्लास के अंदर जो ये ईट मेथड बना है इसने ओवरराइड कर दिया मतलब ओवर रूल कर दिया पुराने वाले ईट को। तो चाइल्ड क्लास के अंदर अगर सेम नाम का मेथड बनता है तो चाइल्ड क्लास की इंप्लीमेंटेशन यूज होती है एज कंपेयर टू द पेरेंट क्लास। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस काम करता है। इस तरीके से हमारे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड न्यू कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, हमारा एक्सटेंड्स कीवर्ड, ये सारे के सारे कीवर्ड्स काम करते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अभी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से इतने ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। आगे अगर हम किसी और एडिशनल कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो उसको हम साथ के साथ ही पढ़ रहे होंगे।